अमर रहे, अमर रहे। अगर नई पीढ़ी के बच्चे इतिहास नहीं जानेंगे तो वो आगे की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? तो हर हाथ में कलम पहुंचाने की लड़ाई लड़ी और शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ी, इसलिए हम उन्हें अपने क्रांति ज्योति के नाम से याद करते हैं। जितना नेता है उनका विदेश में पढ़ाई करता उनका बेटा बेटी, और गरीबों के बच्चों को, अनपढ़ों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को वो रोज आगे कहता है धर्म खतरे में, और आपका बेटा बेटी धर्म बचाने के नाम पे उस भीड़ में चला जाता है जिससे उसका भविष्य भी नहीं बचता। आज ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संयुक्त जयंती समारोह में इतना शानदार तरीके से स्वागत करते हुए, और मौसम जब परीक्षा ले रहा हो कि आप कितनी देर बैठ पाएंगे, कई घंटे से आप यहां बैठे हुए हैं। पूरे इस पंडाल, इस सभागार में मौजूद आप सभी लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि ये हमारा अपने महापुरुषों के प्रति समर्पण है कि हम अपना जरूरी काम छोड़ करके यहां बैठे हुए हैं। और आज हमारे लिए कितना गर्व का विषय है, और गर्व का विषय इसलिए, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि ये देश कितना प्यारा है, कितना विविधता भरा है। कुछ लोग जो ताकतवर हैं वो वहीं से देखते हैं, उन्हें लगता है कि उतना ही देश है, वही भारत है। लेकिन आप कल्पना करो, हम जहां खड़े हैं ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का एक तरह से बॉर्डर एरिया है। यहां आने के लिए कायदे से रास्ते नहीं है, जंगल है, लेकिन इंसान यहां भी रहते हैं, ये बात बहुत लोगों को कायदे से पता भी नहीं, उनकी पहचान ही नहीं है। लेकिन मैं जब यहां आया, और मैं सचिन मेश्राम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और जो आयोजन कर रहे थे, मेश्राम जी कहां गए, वो आयोजक, देखिए आयोजक जो नीचे हैं वो लोग भावुक हो गए। भावुक नहीं होना है, और बहुत मजबूती से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को हमें मिलकर के लड़ना है। इसके लिए हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। तो कितना शानदार काम, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतने लोगों को यह बताना, समझाना कि भाई बाकी काम आप रोज करते रहोगे, लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी काम है, इसमें आप सब लोग शामिल हैं। और यह सामान्य बात नहीं, इसलिए पूरी आयोजन समिति को, जितने भी लोग इस कार्यक्रम के लिए मेहनत किए हैं, उन सब लोगों को खूब जोर से ताली बजा के आपको बधाई देनी चाहिए। सबकी मेहनत सफल हो। आदिवासी बाहुल इलाका है, अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, और मंच पे जितने लोग बैठे हैं, सामने जितने लोग बैठे हैं, हमें बताया गया कि इसमें आदिवासी परिवार के हमारे ज्यादा लोग हैं। लेकिन इसी के साथ हेमंत साहू जैसे ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग भी हैं, और सचिन मेश्राम जी जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार से, दलित परिवार से भी बहुत सारे लोग आए। इस जगह पर कोई आकर देखे और कहे, पूछे कि भारत क्या है, तो मैं कहूंगा कि झामूल में देखना, ये देखो ये असली भारत के लोग हैं, सब मिलकर के कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी और को समझाने से पहले हमें अपने ही लोगों को और समझाना है। ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, और यहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैं जब आ रहा था तो आते समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति परिषद, उन्होंने बहुत शानदार स्वागत किया, अपना एक भवन बनाया है, और उन्होंने कहा कि हमने किसी सांसद से, किसी विधायक से और किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अपने समाज से 1-1 रुपया जोड़ करके हमने वो भवन बनाया है।
ये होती है परिवार और समाज की ताकत। और उसमें उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि हम बहुत जल्दी से पूरा करेंगे। तो हमने उनको एक सलाह दी, एक आग्रह किया कि जब ऐसा कोई भवन बनाना, अभी यहां आने के पहले जो बौद्ध विहार में हम गए और वहां पुष्प अर्पित किया, तो वहां भी जो देखा, इस कार्यक्रम के बहाने हम इस चीज को जोड़ रहे हैं। ये नई पीढ़ी के जितने नौजवान हैं, जब ऐसा कोई भवन बनाओ तो उसके दीवारों पर लिखना कि कितना विपरीत परिस्थितियों में लड़ करके, कुर्बानी दे करके, संघर्ष के बाद ये जमीन बनी है जिस पर हमारे जैसे लोग खड़े हैं, ताकि अपना इतिहास वो जान पाए। अगर नई पीढ़ी के बच्चे इतिहास नहीं जानेंगे तो वो आगे की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? इतिहास जानो कि वो दोनों महापुरुष जिनकी तस्वीरें लगी हैं, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं भाई? पिता तो सबके अपने अपने। राष्ट्रपिता इस देश में गांधी जी को भी कहा जाता है। महात्मा इस देश में बहुत हुए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाने कितने महात्मा इस देश में आए और धूल उड़ाते चले गए, सच्चा कोई एक महात्मा थे तो वो महात्मा ज्योतिबा फूले थे, और इसलिए हम उन्हें अपना नायक और अपना मसीहा मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। राष्ट्रमाता, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले कभी उतने बड़े नहीं बन पाते अगर उनको सावित्रीबाई फूले का साथ न मिला होता, और सावित्रीबाई फूले को कोई याद नहीं कर रहा होता अगर उनको ज्योतिबा फूले का साथ न मिला। उन दोनों ने एक दूसरे को बनाया, और मैं बधाई देना चाहता हूं झामुल के लोगों कि पुरुषों से कम संख्या यहां महिलाओं की नहीं है। इसलिए अगर आपकी संख्या ज्यादा रहती तो सफल कार्यक्रम बहुत नहीं होता, लेकिन बराबर की तादाद में माताएं बहनें बैठी हैं। ये वो क्रांति का दौर है जो इस जरिए, इनके जरिए दूसरे के घर के अंदर जाएगा, चूल्हे चौके बर्तन तक जाएगा, और दो बहनें जब बैठ के बात करेंगी कि इस बार तो नहीं जा पाए, अगली बार जब इस तरह का कार्यक्रम हो तो बहन तुम भी चलना। जब दो महिलाएं वहां से निकल करके यहां आएंगी तब जाकर के वो बराबरी का भारत बनेगा। इस देश में नफरत फैलाने का ज्यादा काम पुरुषों ने ही किया है। गलत कहूं तो बताना। दंगा जितना होता है, लाठी लेके सड़क पर लड़ना हो, तलवार लेकर के दूसरे के खिलाफ भड़काना हो, पुरुष ज्यादा होते हैं उसमें कि महिलाएं? सोच के बोलिए। कहीं भी झगड़ा हो जाए, सारा लड़ने का काम पुरुषों का है, और पुरुषों को लगता है कि हम ही से क्रांति हो जाएगी। जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को याद करो तो देखना कि कंधे से कंधा मिलाकर, बराबरी से खड़े होकर, पुरुष और महिला, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के अगर लड़ाई लड़ी तो हर हाथ में कलम पहुंचाने की लड़ाई लड़ी और शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ी। इसलिए हम उन्हें अपने क्रांति ज्योति के नाम से याद करते हैं। आजकल तो हमारे भी लोग, बेटा नालायक रहेगा तब भी उसको पढ़ाएंगे, और बिटिया को पढ़ाने के लिए 4 बार सोचते हैं कि ये तो दूसरे के घर विदा होके चली जाएगी। बताओ गलत कह रहा हूं? मैं यहां भाषण करने नहीं आया, हम तो आपसे बातचीत करने आए। बहुत लोग, हमारे अभी दुर्वे साहब बोल रहे थे, क्या गजब का इनका ज्ञान। ये हेमंत जी है, ये सचिन भाई है, हमने इनसे कहा 5-5 मिनट आप भी बोलो, इन्होंने कहा हमारा जला है, हम तो बोलते ही रहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए। तो जगाने का कार्यक्रम तो अभी गांव-गांव होना है। अभी तो गांव-गांव ये कारवां लेकर चलना है। ये एक मंच जरूरी नहीं, ऐसे चौकी बिछाकर, दरी बिछाकर गांव-गांव ऐसे वक्ताओं को घुमाइए जो आपको बताएंगे कि महात्मा फूले कौन थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, संविधान कैसे बना, बिरसा मुंडा की प्रतिमा क्यों लगी है। ये सारी कहानी ये लोग वक्ता आपके गांव-गांव सुनाएंगे। हम तो आपसे बातचीत करने आए। कुछ बातचीत से निकले यहां से ऐसा कि आज ये आयोजन खत्म ना हो, आज से कोई मिशन और आंदोलन शुरू हो, ताकि गांव-गांव हर जगह बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की चर्चा शुरू हो जाए, उनके सपनों का भारत बने। बातचीत करेंगे, और बातचीत यहीं से शुरू कर रहे हैं।
जो समय चल रहा है वो बहुत खराब है, बहुत खराब समय। जब हम यहां आए तो पहले किसी ने पीला गमछा पहनाया, इसको माथे पे बांधा, फिर ये आयोजक साहब हैं, ये अपना गमछा उतार करके हमें जय भीम वाला वही पहना दिए कि साथ में पहनकर चलना। फिर जब यहां आए तो सबके ऊपर ये पंचशील का फटका पहनाकर स्वागत किया गया। हमें लगता है इसमें सारे रंग आ गए जो हमारे 90% परिवार के रंग हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसमें जो नीला है वो आज तो क्रांति का रंग बना ही। ये आजकल जो दंगाई घूम रहे हैं ना इधर उधर, उनको सबसे ज्यादा डर अगर किसी एक रंग से लगता है तो वो रंग नीला है, याद रखना। उसी से डरते हैं, उनसे नहीं लड़ेंगे नीला वालों से। हाँ, वो अंदर से जरूर कहेंगे कि नीला वालों को भी अपने पाखंड के रास्ते अपने यहां मिला लो। उधर से जय भीम बोले, इधर ले आके उसको 2-4 पद दे दो, कुर्सी दे दो, वो हमारा हो जाए। और ये हो रहा है। पीला रंग हमारे आदिवासी परिवार का रंग है, और मैं सबको परिवार कह रहा हूं। सोचो, हमारा परिवार जातियों में नहीं है कि मैं यादव हूं तो मेरा परिवार यादव है। हमारा परिवार कहां है? देखो, हमारे पुरखे ने बताया, अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपना हित नहीं चुनूंगा, अपने देश का हित चुनूंगा। हम पहले और आखिर में एक भारतीय हैं, लेकिन अगर मेरे हित, मेरे देश के हित और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के हित के लिए सबसे लड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा समाज मेरा सबसे पीछे खड़ा होगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझाई। देश कैसे बनता है? एक तुमने भूगोल पर, नक्शे पर लाइन खींच दिया, उससे देश बन जाता है क्या? देश क्या इस बात से बन जाता है कि उसका एक झंडा हो गया? देश क्या इतने से बन जाता है कि उसका नाम रख दिया इंडिया, दैट इज भारत। तीसरा नाम जो है वो कहा जाता है, दुर्वे साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, वो तो यह लिखा ही नहीं। अच्छा, कल्पना करो झामुल के लोगों, आपके देश को इतना प्यारा संविधान मिला है। संविधान बताता है कि देश कैसे सबका बनेगा। संविधान की जब शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में यह बात हुई कि किस चीज से शुरू किया गया। आपके यहां भी कोई अच्छा काम होगा तो यह होगा कि इससे शुरू करें, इनकी पूजा करें, इनका नाम ले लें। संविधान की प्रस्तावना जब शुरू हो रही थी, और मैं ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि कोई भी किस्सा कहानी कह दूं, मैं प्रमाण के साथ बात कहूंगा ताकि झूठ न लगे। तो कैसे वो शुरू हुआ? किसी ने कहा कि भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि किसी और के नाम से शुरू होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि इस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग हुई, और वोटिंग में बाबा साहब का प्रस्ताव, और उस जमाने में उनके साथ नेहरू भी खड़े थे, वो प्रस्ताव पास हुआ, और भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग से शुरू होता है। उस हम को हम भारत कहते हैं। वो बांटता नहीं है, वो जोड़ता है। मैं और तुम और वह नहीं बनाता, हम बनाता है। तो भारत का संविधान किससे शुरू हुआ? हम भारत के लोग, यानी तुम भी अगर बड़े हो तो तुम्हारे बराबर हम भी हैं। कोई अब बड़ा और कोई छोटा नहीं रहेगा। संविधान नहीं था तो क्या ये देश नहीं था? क्या था, लेकिन कैसा था? तालाब में पानी जानवर पी सकता था, लेकिन इंसानों को जहां पानी पीना हो तो जाति पूछी जाती थी। बताओ गलत कह रहा हूं कि नहीं जामुल के लोगों? आपको इतिहास में गलत तो नहीं? कोई अगर आपसे कहे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो तो बता दोगे ना कि प्रमाण क्या है? बताना उससे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चौदाड़ आंदोलन करना पड़ा, महार सत्याग्रह कहा जाता है उसको। जा करके तालाब में ऐसे हाथ से पानी पिया कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी बराबर के नागरिक हैं, ये तालाब का पानी भी हमारा है, हम भी इसे पिएंगे।
और जब पी करके लौट रहे तो उनके ऊपर हमला हो गया। ये हमारा व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। हमला हुआ था कि नहीं हुआ? और नहीं जानते तो जानो, ये विदेशी कोई आया था हमला करने? रास्ते पर सब लोग नहीं चलेंगे बराबर। तुम अगर अछूत हो तो तुम पीछे वाले रास्ते से जाओ। बताओ यहां के लोगों को गलत कह रहा हूं कि नहीं? आपके यहां होता था कि नहीं? आपके यहां ये आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी समाज के लोगों में प्रेम मोहब्बत होती है, इसलिए हो सकता है यहां वो चीज कम नजर आए, कम नजर आए। आदिवासी परिवार तो वो परिवार है जो प्रकृति से मोहब्बत करता है, कुदरत को पूजता है। आजकल कुछ लोग यहां भी घूम रहे हैं कि तुम आदिवासी नहीं हिंदू हो। और जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे आदिवासी परिवार के कुछ हमारे नौजवान आए और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कल एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है जरा बताना जोर से। नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या बोला? आदिवासी सबसे पहले हिंदू है, ये बयान दिया। इन्होंने बताया कि आज पूरे आदिवासी इलाकों में उनका पुतला फूंका जा रहा है। और ये मैं नहीं, यहां के लोग बता रहे हैं। किसका? मुख्यमंत्री जी का। क्यों? आदिवासी को कुछ और मत बताओ, आदिवासी आदिवासी है, इस देश का मूल निवासी है। तुम इनकी पहचान को किसी और पहचान के ऊपर थोप करके मत बनाओ। मुझे याद आ रहा है संविधान सभा की बहस। आदिवासियों की तरफ से सबसे बड़ा अगुवा उनका कौन खड़ा था? जिसके हाथ में बिरसा मुंडा की उलगुलान की मशाल थी, जिसके हाथ में तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू के संघर्ष की मशाल जल रही थी, जिसके हाथ में किसी कुंवर शंकर शाह और किसी कुंवर रघुनाथ शाह की कुर्बानी से जो हासिल हुआ था वो मशाल जल रही थी। उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। जानते हैं आपने? अगर नहीं जानते हैं तो यहां किताबों की दुकान लगी है। वो हमारी किताब तो खत्म हो गई बता रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों की जितनी किताब है ना, अगर जेब में 10-20 रुपया बचे ना तो किताब खरीद के ले जाना। आप अगर पढ़ लिए हो किताब तो दूसरे को देने के लिए किताब खरीदना। ये फूल माला तो सूख जाएगा, किताबों का जो विचार होगा वो शाम होने पर मुरझाएगा नहीं, वो लोगों के दिल दिमाग में जाएगा तो और खिलेगा और अपना मिशन और आंदोलन का काम आगे बढ़ेगा। इसलिए पढ़ो मेरे समाज के लोगों में। पढ़ाई के लिए पहली बात कहने आया। हमारे संत गाडगे धोबी समाज से आते थे। मैं महापुरुषों का केवल इतिहास बता रहा हूं। संत गाडगे धोबी समाज के आते थे और उन्होंने कहा खाने को अगर थाली न हो तो हाथ पर रख के खाना खा लेना। ध्यान से सुनना, गरीबी यहां भी बहुत है। इस इलाके में आ जाओ तो कोई महल अटेरी हवेली नहीं बनी। गरीबों की बस्तियां, कच्चे मकान बने हैं, रहने के लिए ऐसे घर नहीं है अच्छे से। क्या दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, बंबई में ऐसे ही घरों में लोग रहते हैं क्या? यहां पर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इस देश में क्या बाकी सब भी ऐसे ही बीमार मरते हैं क्या? यहां अगर खेती किसानी के लिए चले जाओ तो पानी नहीं है, खेत में फसल लगने के लिए यहां पर अच्छी खाद नहीं, अच्छे उपकरण नहीं है। और अगर आपके अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाना चाहो तो पढ़ाई करने के लिए कहां भेजोगे? अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं। ये भी तो भारत है। तो ये कैसा भारत कि किसी के बेटा बेटी को खाने के लिए हलवा मिले, किसी के बेटा बेटी को पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय है, और किसी के लिए सारी सुख सुविधा है, एसी लगी है और महंगी गाड़ियों से चलते हैं। बीमार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर घर आके दवाई देता है। बड़ी बीमारी हो जाए तो विदेश में जाकर के ऑपरेशन करा लो। और इस देश के बाकी लोग क्या ये आम नागरिक नहीं है क्या? यहां कोई बीमार हो जाए, हमने भी देखा लोग खटिया पर लाद करके पैदल जाते हैं, तब जाकर कोई हॉस्पिटल में। आप अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहोगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा कहां दिलाएं, अच्छे स्कूल कहां है? बताओ, अगर ये भारत सबका भारत होता, बराबर का भारत होता, तो क्या बराबर के भारत में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, सबको शिक्षा मिल रही है क्या?
हर आदमी को जितना अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उतनी अच्छी शिक्षा हमारे बेटियों को मिल पा रही है? नहीं मिल रही है। क्या हमारे लोगों को दवाई मिल रही है? नहीं मिल रही। आदिवासी परिवार के लोगों में आपसे एक बात, अपना दुख, अपना दर्द साझा करना, इसीलिए मैंने बात यहां से शुरू की। नक्शे पर खींच दिया लकीर तो उससे देश नहीं बनता। देश बनता है वहां के नागरिकों से, वहां के लोगों से देश बनता है। और देश में सारे लोग अगर बराबर नहीं है तो ये सबका बराबर का देश नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा हम एक राष्ट्र है नहीं, हमें अभी एक राष्ट्र बनना है। हमें बनना है एक देश। इसके लिए उन्होंने रास्ता बताया, भारत का संविधान। संविधान से हम सबका देश बनाएंगे। संविधान बना तो संविधान के पहले जातियों में बांट करके किसी को ज्यादा इज्जत, किसी को कोई इज्जत नहीं। बताओ, जहां गलत कहूं बोलना। होता था कि नहीं होता था? पुराने लोग जितने यहां बैठे हैं और माताएं बने, आप लोग बताओ, क्या ऐसा होता था कि नहीं होता था? जाति देख करके किसी को पूजा जा रहा है और जाति जिसकी वो दूसरी है उसको कहा जा रहा है तुम पैर से पैदा, उधर रहो उधर रहो। हुआ था कि नहीं? संविधान नहीं था तो भारत ऐसा था, और संविधान आया तो उसने कहा नहीं, अब कोई बड़ा और कोई छोटा जाति धर्म के नाम पर नहीं होगा, अब सब बराबर होंगे, सबको एक वोट डालने का अधिकार होगा और सबके वोट की कीमत एक कीमत होगी, इसलिए सब बराबर के देश का बनाएंगे। ये है बाबा साहब के दिए हुए संविधान की कीमत। पेशा कानून बना मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? अभी हुआ। कब? 2022 18 नवंबर। उसके पहले मान लो तारीख कोई भी हो। 15। पेशा कानून क्या कहता है? आदिवासियों को हक दिलाने का एक जरिया बनता है। वन अधिकार संरक्षण अधिनियम बनता है। ये जल जंगल जमीन इस देश के मूल निवासी आदिवासियों की, इसको ऐसे ही मत छीन लो। ये आदिवासी उसको पूजा करते हैं और तुम उनको कह रहे हो कि तुम हमारी वाली पूजा करो। ऐसे होता है क्या? बाप बदल लेते, अब तो देवता भी बदलने की तैयारी सब कर रहे हैं। भाई ये मत बताओ किसी को किसकी पूजा कौन करे। आपको जो वाली करनी है आप करो, हम आपके खिलाफ नहीं। लेकिन इस देश के आदिवासियों की पूजा संस्कृति, अब मैं आता हूं इस पीले गमछे पर। देखना मैं क्यों कह रहा था कि हम और आप एक परिवार के लोग हैं। आदिवासी इस पीले रंग को इसलिए पूजता है, पवित्र मानता है, क्योंकि इसे वो प्रकृति का रंग मानता है, कुदरत का रंग मानता है। और इस देश के ओबीसी परिवारों में जब आप जाएंगे तो वो भी पीले रंग को शुभ मानता है, पवित्र मानता है और इसकी पूजा करता है। आप भी इसको पगड़ी पहनवाते हैं, हम भी बंधवाते हैं। आप भी अगर किसी का तिलक करना होता है तो चावल को हल्दी में रंग करके पीले चावल से तिलक लगाते हैं। हमारे यहां भी, किसानों के यहां, किसान कमेरा परिवारों में भी, मैं ओबीसी को किसान मानता हूं, किसान कमेरा मानता हूं। जो हाथ से मेहनत करने वाले लोग, जो हाथ से मेहनत करके इस दुनिया को रहने लायक बनाते हैं, उन 90% को हम अपना परिवार मानते हैं। और जो दूसरे के मेहनत पर जिंदा रहते हैं हम उनको अपना परिवार, साफ बात है। इसीलिए हमारे यहां क्या कहा गया? श्रमजीवी और परजीवी। ये हमने नहीं कहा, बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा, चौधरी छोटू राम ने कहा। कमेरा और लुटेरा, 90% इस देश के कमेरा लोग मेहनत करते, काम करते और मेहनत करके खाते हैं, जीते हैं, और बाकी लोग इनकी मेहनत को लूट लेते हैं। आपकी जल जंगल जमीन को लूट लेते हैं। आप इसमें जो पैदा करोगे, यहां पर बड़े खनिज संसाधन के, सचिन भाई आज से भरी बता रहे थे कि कहीं मैगजीन मिलती है, मैगजीन तो दूसरा हो जाएगा। मैगजीन वो हो जाएगा जिसमें आदिवासी को नक्सली बनाकर मार दो और बाद में कहो कि वो तो गड़बड़ था। यहां के लोगों ने हमें बताया, इसी देश के आदिवासियों को मिस्टेकन आइडेंटिटी बता के मार दिया जाता है। उनका वन अधिकार संरक्षण अधिनियम उसको ऐसा बता रहे हैं कि कागज दिखाओगे कि ये जमीन तुम्हारी है कि नहीं, तब तुमको जंगल देंगे, तब तुमको जमीन देंगे। क्योंकि इस जंगल पर, इस जल पर, इस जमीन पर उनका निशाना है फकीर का, जो इसे बेचकर अपने दोस्तों के हाथ में दे देना चाहते हैं। दोस्त की बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, यहां के खनिज संसाधन को निकालेगी
और लूट करके कहीं और लेके चली जाएगी। और यहां के आदिवासी को क्या मिलेगा? यहां के आदिवासी को क्या मिलेगा? लड़ाई इसकी है। बताओ, आपके आपके इन विषयों पर कोई टेलीविजन पर चर्चा होती है क्या? अखबारों में क्या आपके मुद्दे खबर में छपते हैं क्या? कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओबीसी परिवार के जितने लोग आए, हमें पता चला इस पूरे इलाके में पाखंड और अंधविश्वास से, मनुवाद से लड़ने का काम सबसे ज्यादा अगुवाई में कोई कर रहा है तो वो हमारा आदिवासी परिवार है। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, तब जाकर के हम पाखंड और अंधविश्वास की लड़ाई से बचाएंगे। ये सब पाखंड में उलझा रहा है हमारे लोग। देना था दवाई और दे रहा है चूरन और गोबर। बताओ, एक किसान कबेरा हम, खेती किसानी हमारे पुरखों ने की, जानवर वो पालते थे, उनको पता था, लेकिन कम पढ़े लिखे थे हमारे पुरखे, विद्यालय नहीं गए, लेकिन तब भी उनको पता था कि गोबर इंसान के खाने की चीज नहीं है। गोबर को खेत में डालोगे तो अच्छा अनाज पैदा होगा। बताओ, गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? हमारे पुरखों को पता था। हमारे पुरखे गोबर खाने वाले थे क्या? आजकल सब गोबर खाने की बात करते हैं। अरे भाई, खाना खाओ, हलवा खाओ, दूध पियो, अच्छा खाना खाओ। आज जिन लोगों ने इन खेतों खलिहानों में अनाज पैदा किया, जिनको लोगों को 2 वक्त की रोटी कायदे से मिल नहीं पा रहे, बेचारे गरीब कमजोर बना दिए गए, तुम उनको तो कह रहे हो 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। क्यों दे रहे हो? क्योंकि उनका दूसरे रास्ते तुम सब लूट लिए हो। उनकी शिक्षा लूट ली तुमने, उनका तुमने शिक्षा लूट करके उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर दी। बताओ, आपके पूरे इलाके में सबसे अच्छा डिग्री कॉलेज कौन सा है? जरा नाम लेके बताना। बताओ कौन सा है सबसे अच्छा आसपास में? नौजवानों आप बताओ। दूर, कितनी दूर, कहां है ना? 300 किलोमीटर। जबलपुर भी 150-200 किलोमीटर के आसपास। 300 किलोमीटर। अगर किसी को अपने बेटा बेटी को अच्छा एजुकेशन दिलाना है तो 300 किलोमीटर दूर भेजना होगा। पहली समस्या। अब 300 किलोमीटर दूर जाएगा तो फीस, मान लो किसी तरह आपने हिम्मत की कि जाओ अपने बेटा, पहले तो बेटियों को भेज नहीं पाएंगे, पता नहीं कैसे रहेगी, कैसे सुरक्षित रहेगी। हमने ऐसा समाज बनाया, हम बेटियों को घर से बाहर निकले तो सोचकर मर जाते हैं कि क्या होगा उसके साथ। हाथरस की बेटी उत्तर प्रदेश में भूले नहीं होंगे। कितना अमानवीय हमने समाज बनाया। तुम कहते हो दुनिया में विश्व गुरु है। पहले अपने परिवार को अच्छा बनाओ। 300 किलोमीटर दूर अपने बेटी को आप भेजेंगे तो आपको रात को नींद नहीं कुछ दिन आएगी, जब तक वो सुरक्षित रह करके रोज शाम को फोन न करे कि हाँ मम्मी पापा हम ठीक हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बताओ कर पाओगे क्या? उसके बाद उनके रहने खाने में हर महीने कम से कम 5,000 रुपया से ज्यादा खर्च होगा। बताओ गलत कर रहा हूं? बड़े शहर में रहने में 5,000 रुपया ज्यादा खर्च होगा। और इसके बाद भी कितने लोगों की कमाई ऐसी है कि जो 5,000 रुपया 10,000 रुपया अपने बेटा बेटी को हर महीने खर्च कर सकते हैं? अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चों की शिक्षा, बताओ जोर से, गलत करो, शिक्षा मिलेगी? प्राइमरी स्कूल हुआ करता था मुफ्त में शिक्षा। भारत एक जमाने में, जब भारत गरीब था तो मुफ्त में सबको शिक्षा देता था। अब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है और शिक्षा बेच करके महंगी कर दी। अगर उसी डिग्री कॉलेज की फीस अगर 1 लाख रुपया है तो 1 साल में 1 लाख रुपया फीस देने के औकात इस देश में 90% लोगों के पास कितनी? इस देश के दलित परिवारों में, इस देश के आदिवासी परिवारों में, इस देश के ओबीसी परिवारों में कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया 1 साल की फीस दे सकते हैं, और वो भी बीए करने की? अगर आप अपने बेटा बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहोगे तो पता है 25 लाख 50 लाख से 1 करोड़ रुपया फीस हो गई। अब इस देश में 2 देश रहते हैं। एक देश वो जिसके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिल रही है, और दूसरा देश वो जो जानवरों की तरफ पड़ा हुआ है, बस देश में ऐसे ही खा रहा है, सो रहा है और नशा कर रहा है। बताओ गलत कर रहा हूं? नौजवानों को नशा में ढेर ढकेलोगे नहीं? ये सरकार है जिसको स्कूल खोलना था, अब वो कह रही हर जगह ठेका खोलेगा। आपका ध्यान किधर है? आपकी दवाई इधर है। ये करने जा रही सरकार। और बताओ सब नशे में, क्योंकि शिक्षा नहीं है।
जब शिक्षित नहीं हो, जब कोई शिक्षित होता है तो अपने इतिहास को जानता है। इसलिए हम अपने नायक की जयंती मना रहे हैं जिसका नाम ज्योतिबा फूले है। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस देश में स्कूल खोला था और स्कूल खोल करके कहा कि हमें हर हाथ में कलम और किताब पहुंचानी है, तब जाकर के गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। इसलिए हमारे नायक ज्योतिबा फूले हैं। शिक्षा ही क्रांति है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारा मसीहा, हमारा पुरखा, क्या बोलते हैं? एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मैं उसको कहता हूं नहीं, बाबा साहब ये नहीं कहते थे। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। इसलिए पहला अगर सीख आज के कार्यक्रम से गांव गांव लेके जाना, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, एक रोटी कम खा लेना, 1 रुपया भी किसी पाखंड और अंधविश्वास में मत खर्च करना, वो सारा पैसा बचा करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, इसका संकल्प लेकर के आज से जाना, तब ये जयंती कार्यक्रम को मैं सफल मानूंगा। बताओ आप शिक्षा दिलाओगे कि नहीं? हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि शिक्षा पाना भी अब मुश्किल हो गया, लेकिन जितना बचा है उतना तो बचा लो। मेरे लोगों, कुछ बहरूपिये घूमते हैं और कहते हैं कि धर्म खतरे में। नहीं रे भाई, धर्म और कुछ खतरे में नहीं, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। तुम अपनी कुर्सी का चक्कर में इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे। साफ बात कहते जाओ, तुम्हारी पार्टी नहीं थी, तुम नेता नहीं थे, तब भी धर्म था, और तुम नहीं रहोगे, रहना होगा तब भी रहेगा। खतरे में तो इस देश की शिक्षा है, खतरे में तो कलम है, खतरे में तो किताब है, खतरे में तो आपका हक है, खतरे में तो ये भाईचारा और बहनचारा है, खतरे में तो आपका सम्मान है, जिसको कुछ लोग फिर से आपके हाथ से छीनना चाहते हैं, भारत के संविधान को कमजोर करके। और गांव गांव पाखंडियों को घुमा रहे हैं। आजकल सब नया नया बाबा है और हमारे ओबीसी समाज के लोग ज्यादा वहां कथा सुनने जाते हैं। अगर आपको भी कथा उथा सुनना हो, अगर कथा, अरे आप कथा सुनने क्यों जाते हो? कथा सुनाने जाओ। मैं तुमको बाबा बनने का फार्मूला देके जा रहा हूं। जटा बढ़ाओ, जटा बढ़ाओ, एक रंग का कपड़ा पहनो और किसी भी गरीब, कमजोर, अनपढ़ लोगों की भीड़ में चले जाओ, उससे कहो मैं तुम्हारा भविष्य बताने आया हूं। मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता। तुरंत वो कहेगा हाँ बाबा। तुम्हारे घर में कोई बीमार है, दवाई करते हो, इलाज करते हो, ठीक नहीं होता, जी बाबा। तुम अपने बेटा बेटी के लिए नौकरी चाहते हो लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हो, उनको नौकरी नहीं, हाँ बाबा, बाबा की जय हो। जाओ हरी चटनी के साथ लाल चटनी मिला के खाना, दया रुकी हुई है, जाओ कल्याण। ये जितने शिक्षा जहां नहीं, वहां 2-2 बाबा छोड़ दिया है। इसी मध्य प्रदेश का कल ही मैं कहानी सुना, मैं गूगल करके कह रहा हूं, खोज लेना, मैं गलत एक भी नहीं कर रहा हूं। मैं वो आदमी नहीं हूं जो आपको बीच में आके कहूं नाली के गैस से चाय बनाया करता था। भाई नाली के गैस से चाय नहीं बनती, एलपीजी गैस से चाय बनती। तो शिक्षा होती तो चेतना होती ना। रील में देखो, एक आदमी कह रहा है, आपका मध्य महाराष्ट्र यहीं से शुरू है ना, अभी नौजवानों गूगल करना, आपके महाराष्ट्र का एक नेता है, उससे मीडिया का पत्रकार पूछ रही है गर्मी आ गई है, रुआवजा पीते हैं कि नींबू शरबत? तो वो क्या बोला पता है? किसी ने सुना क्या? सोचो क्या बोला होगा। कौन सी चीज आजकल नई नई उसे पीना शुरू किया है? हिंदू, जोर से बोलिए। हिंदू शरबत, गौमूत्र। भाई ये तो पीने की चीज है। आप, मैं अभी भी करो, गूगल करो, बैठे बैठे करो, झूठ एक भी बात नहीं बोलूंगा, एक लाइन नहीं बोलूंगा। अभी गूगल करो, उस मिनिस्टर का नाम कहो तो बता दो। भाई तुमको गोबर खाना है, खाओ, तुमको गौमूत्र पीना है, पियो, हम रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन इस देश के 90% कमेरा लोगों के बच्चों को अच्छा पानी पीने को मिलना चाहिए, अच्छा खाना खाने को मिलना चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम इसके लिए यह कार्यक्रम करते हैं और यह आयोजन कर रहे हैं। जाओ, तुमको गोबर खाना है, जरूरत पड़े कम पड़े तो हमको बताना। हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, हम खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, हम जानवर को पालते हैं। अगर कम पड़े तो 1-2 ट्रैक्टर हम भिजवा देंगे।
लेकिन हमारे बेटा बेटी अच्छा खाना खाएगा, पौष्टिक खाना खाएगा। आपके यहां खनिज संसाधन और लूट के कौन लेके जा रहा है? ये आपके, मैं एक भारत का नक्शा बताता हूं। बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, उसका फायदा आपको मिलता है, तो वो किसका है? आप कहोगे सरकार का है। तो सरकार किसकी है? जनता की। तो जनता की सरकार ऐसा कानून क्यों बनाए कि जिसका फायदा जनता को ना हो? अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। यहां महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ विदर्भ में जाओगे तो एक जिला पड़ता है चंद्रपुर, सुना है ना? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार जब दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म अपनाया, खुलेआम डंके की चोट पर कहा हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे वश में है, और उन्होंने उसको छोड़ करके बौद्धिज्म स्वीकार कर लिया। और आजकल भी सब कहते हैं विदेश में जाकर के, हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। और जब 1000 करोड़ का जब जहाज यहां पर उतरता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े। ये बोध गया मंदिर के लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, भैया ये बोध गया बोध बिहार है, ये मंदिर नहीं है। और महाबोधि बोध बिहार को मुक्त करो, किससे? घुसपैठियों से। आंदोलन चल रहा है ना, और कोई नहीं सुन रहा। उसको बताओ ना कि भाई जो मंदिर उनका है, जो बिहार उनका है, उसको ना, वरना इस देश के हर मंदिरों में 2-2 बुद्धों को भी वहां पर बौद्ध लोग भी उस समिति में रहेंगे। बताओ, या तो ये प्रस्ताव करो, ये नहीं हो रहा ना। मजहब के नाम पे क्यों लड़ाया जाए? अभी इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, चंद्रपुर में बाबा साहब ने दूसरी बार दीक्षा ग्रहण करने का कार्यक्रम किया था, वहां भी दीक्षा का कार्यक्रम। चंद्रपुर के जिले के एक आदमी ने बताया कि साहब ये पूरा इलाका कोयले का भंडार है और नीचे से पूरा कोयला निकाल करके उसमें रेत भर दी गई। कोयला से बिजली पैदा हुई चंद्रपुर में, विदर्भ के इलाके में, और वहीं बिजली नहीं है। जब बिजली गई, मैंने पूछा ये क्या है, तो कहा यहां वाली बिजली से बंबई वाले लोग अभी एसी और कूलर की हवा खा रहे हैं। जहां का कोयला, वहां की बिजली नहीं। तो जहां खनिज संसाधन, वहां कंपनी नहीं, वहां रोजगार नहीं, वहां शिक्षा नहीं। यहां से लूटा जाएगा और कहीं और जाकर के उस लूट से मलाई खाई जाएगी। यही देश बनाना था बाबा साहब को, ऐसा ही देश चाहिए था। इस खेत में आप अगर अनाज पैदा करो, पहले के जमाने में होता था कोई अनाज की फसल ही काट के लेके चला जाता। बाबा साहब का संविधान आया तो कहा नहीं, अगर ये जमीन तुम्हारी है तो इसके मालिक तुम हो, ये जल जंगल जमीन तुम्हारी है तो इसके मालिक तुम रहोगे। ये अगर फसल तुमने पैदा किया तो तुम्हें उसका हक मिलेगा। और बाबा साहब के सपनों के भारत में आज क्या मिल रहा है? सोच के बताओ आप। शिक्षा, रोजगार, तो आपको कंपनी खुली क्या? दूसरे धर्म वाले भी यहां पर आके स्कूल खुला रहे हैं। अभी सचिन भाई एक स्कूल के बारे में दिखा रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल, और वो भी अगर रोटी लेके खड़ा हुआ, कहा एक हाथ में रोटी एक हाथ में उल्टा धर्म। बहुत लोग उधर भी चले गए। कैसे कैसे लोग हैं। बाबा साहब एक हाथ में रोटी और एक हाथ में संविधान लेकर के आए कि ये संविधान लो, ये तुम्हें हक और अधिकार देगा, और अपने अधिकार को मांग के नहीं, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार को छीनना पड़ता है। इसलिए मौका मिले तो छीन करके अपना अधिकार लें। इसलिए हम संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। सबसे बड़ा क्या? संविधान। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया, शिक्षा के खत्म करने के पीछे वजह यह थी कि लोग समझ ही न पाए कि आपके कैसे पाखंड और अंधविश्वास फैलाया गया। देखो, बाबा यहीं का घूमता है, पर्ची बनाता है। बताओ, अगर पर्ची बनानी है तो अमेरिका में भी एक आध दो बाबा ऐसा होना चाहिए। अमेरिका वाले कैसे दुनिया पर राज कर रहे हैं? वहां तो एको बाबा नहीं। बताओ, गलत है, गलत है। जापान इतना बड़ा देश है और जापान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। जापान बिना बाबा की दुनिया पर राज कर रहा है। वहां तो एक भी नहीं। वो सबको शिक्षा दे रहा है, 4 घंटे में पुल बना देता है। एक और आप बात सुनिए, आपको देख के बताओ, जैसे लग रहा है कि पूरा संघर्ष जीवन बीता होगा और पूरे मिशन और आंदोलन को आप आगे बढ़ाए, किताब लेकर के आए। ये सम्मान है, ये बुजुर्गों का सम्मान हमारे साथ। यूं ही नहीं, ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो जो पुराने लोग, जैसे कैसे नहीं होता, वो बंजर धरती को पहले खेती लायक बनाया,
तब उसमें जो फसल पैदा हो रही है इसको हम खा रहे हैं। ये हमारे पुरखों ने बंजर धरती को रहने लायक बनाया, उसको हमारे पुराने लोगों ने आगे बढ़ाया। और नौजवानों, अगर हम इसे बचा भी नहीं पाए तो हम लोगों का क्या मतलब रहने। हमें पढ़ना भी है, हमें अधिकारों के लिए लड़ना भी है। लोग बांटने आएंगे, बचाना हमें है। ये पाखंड अंधविश्वास की जहां जहां कथा सुनते हैं लोग, कथा सुनने दो, उसके बाद उनसे पूछा करो कि कथा तो हो गई, दुख दूर हुआ। मेरे यहां, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का हूं। उत्तर प्रदेश में एक जगह कथा चल रही थी, तो उसके बाद एक आदमी आया, उसने कहा कि दादाजी गुजर गए, उसके पिताजी ने उसको जो है कहा कि आत्मा कहां है, तो उसने कहा ऊपर वहां है। कैसे पता? तो कहे हम धरती पर उनके अवतार हैं। उनकी मुक्ति चाहते हो तो गौदान करना होगा। यहां भी होता है कि नहीं? गौ गाय का दान करोगे तो पूंछ पकड़ के बैतरणी पार हो जाएंगे, होता है? हाँ, तो उसने कहा कि गाय जाएगी कैसे दादाजी तक? तो उसने कहा कि हम है ना, तुम हमको दोगे और हम उन तक पहुंचा देंगे। तो गाय लेकर के चले गए। कुछ दिन बाद आए और कहे कि दादाजी की आत्मा कैसी है? तो उन्होंने कहा कि बढ़िया है, गाय का बढ़िया दोनों टाइम दूध पीते हैं, सोने के लिए चारपाई नहीं है, अगर नई नई चारपाई मिल जाए तुरंत। वो भक्त थे एकदम, और भक्त थे तो जल्दी से नई चारपाई लिया के दे दी। चारपाई जाएगी कैसे? हम है ना, तुम हमको दोगे और हम चारपाई लेके चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए, दादाजी कैसे हैं? अरे बढ़िया, दोनों टाइम बढ़िया गाय का दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, नई चारपाई पर बढ़िया से सोते हैं। एक ही दिक्कत है कि बाजार जाने के लिए साइकिल नहीं है। अगर एक साइकिल मिल जाती तो सुबह दोपहर शाम बाजार जाते। एक पोता जो था छोटा, वो सब देख रहा था। उस दिन आके बोला कि बाबूजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कहे क्या? तो कहे जितना सामान आप भेजिए दादाजी तक एक भी पहुंचा ही नहीं। वो आदमी नाराज होकर बोला कैसे पता तुमको कि वो नहीं पहुंचा? तो कहा देखो दादाजी ने हमको एक चिट्ठी लिखी है कि बेटा तुम लोग की भेजी न गाय यहां मिली है, न साइकिल मिली और न चारपाई मिली। वो आदमी और नाराज होकर कहा ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो उसने कहा उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। ये है तर्क, ये है विज्ञान। इतना ही करना है। अभी धुरवे साहब बोल रहे थे, अगर सबको शिक्षा उन्हीं जगह मिल जाती तो स्कूल ना होते, वहीं अगर इलाज हो जाता तो हॉस्पिटल ना होते, वहीं सुनवाई हो जाती तो कोर्ट कचहरी थाने ना होते। लात खाते हो तो कहां जाते? FIR लिखवाने। बीमार होते तो कहां जाते? दवाई लेने हॉस्पिटल। और बच्चों को शिक्षा दिलाने तो कहां जाते? तो भाई जहां जाते हो उसको बचाओ, हॉस्पिटल बचाओ। एक जमाने में नारा लगा करता था समाजवादियों का, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। ऊंची जात की क्या पहचान, गिट-पिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये नारा हमारे यहां लगा करता था। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, लगता था ना नारा। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। कितना बढ़िया आंदोलन हमारा था। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त होने के लिए नारा लगाते थे कि एक देश बनाओ जिसमें सबको मुफ्त में दवाई और मुफ्त में पढ़ाई दो। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। इसलिए मेरे 90% परिवार के लोगों, 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पता चलेगा क्या? जोर से बोलो। इतना शांत होकर के रहोगे तब तो चलेगा।
बताओ 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर, इसलिए 90% लोगों को एक करने आए। हमारा नारा लगा करता था, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। क्या लगता, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। और शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, जोर से बोलो, अब कौन को बदलना है ये आप तय करो। हम आपको कह के जा रहे, शिक्षा बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ, संविधान बचाओ। बाकी कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को अपना अपना बचाने दो। संविधान हमारी ताकत है। आप कोई उत्साह कभी लाठी हाथ में मत लेना, कभी तलवार हाथ में मत रखना, लोग आपको भड़काएंगे। मैं आपसे कहने वाला हूं, सबसे बड़ा हथियार है तो कलम। कलम से बड़ी ताकतवर चीज दुनिया में कोई नहीं। और सबसे बड़ी अगर लड़ाई जीतनी है तो एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मैं अंगूर खरीदने एक बार गया तो पिताजी ने कहा कि सस्ता खरीद के ले आओ। तो अंगूर खरीदने गया तो ठेले पर 2 तरह के अंगूर रखे हुए, एक टुकड़े टुकड़े में टूटा हुआ वो 10 रुपया किलो, और जो गुच्छे में था वो 20 रुपया किलो। मैं 10 रुपया किलो खरीद के ले गया। मैंने कहा पिताजी देखो इतना बढ़िया बिजनेस करने आता है, आशीर्वाद दो कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। 10 रुपए किलो ले आया। पिताजी ने पूछा कि दूसरा कितने रुपए किलो था? मैंने कहा 20। है क्यों, दोनों में अंतर क्या था? मैंने कहा कोई अंतर नहीं, सब एक ही था, वो गुच्छे में था और ये अलग अलग टुकड़े में वैसे बैठा हुआ था। पिताजी ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। तो कहे अगर बिखरे रहोगे तो पौने पौने दाम पे बोली लगाए जी, अगर एकजुट रहोगे तो हमेशा कीमत ऊंची रहेगी। तुम अगर बिखरे रहे तो चंद कतरे ही पलक, तुम अगर बिखरे रहे तो चंद कतरे ही पलक, तुम अगर मिल जाए तो सबसे बड़ा इनकलाब हो तुम। इसलिए मिलने की बात करने आया हूं। एक हो जाना मेरे लोगों, नफरत में मत जाना, किसी चीज में लड़ाई मत करना, प्रेम और मोहब्बत को आगे बढ़ाना, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना, कमजोर की मदद करना, प्रेम संबंध आगे बढ़े, लोगों से मिलजुल करके रहें और आपस में एकजुट होकर के। इसीलिए मैंने ये तीनों गमछा आज एक साथ पहना। ये पैगाम है हमारी एकजुटता का। हम एक रहेंगे और मिल करके बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, शिक्षा बचाएंगे, कलम और किताब बचाएंगे। और भारत को पता नहीं सोने की चिड़िया था या नहीं, लेकिन अगर हर हाथ में कलम और किताब पहुंचा दो तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आदिवासी परिवार के लोगों, हम सेवा जोहार बोलें, आप जय भीम और जय ओबीसी बोलना। इस देश के दलित समाज के लोग जब जय भीम बोलें तो आप उसके साथ जय मंडल, जय संविधान और सेवा जोहार बोलना। हमारे नारे में एकजुटता है। इसलिए बताओ आप एकजुट रहोगे कि नहीं रहोगे? और गांव गांव अब इस रैली को छोटा छोटा बना करके प्रचारित करेंगे कि नहीं करेंगे? शिक्षा की जागरूकता ले चलेंगे ना, और गांव गांव छोटी छोटी टोली बनाइएगा, और टोली बना करके लोगों को 4 लोग बैठ जाए तो उस पर बात करिए, समझाइए, एकजुट करिए और सबको जोड़िए। और तब जब ऐसा कार्यक्रम किया करिए तो केवल जयंती का कार्यक्रम नहीं, जितनी किताबें आई हैं 2-2 रुपया जोड़ करके किताबों को खरीदिए और घर ले जाइए और पढ़िए और अपना अपना भारत बनाइए। बाबा साहब जहां होंगे इस बात से खुश नहीं होंगे कि मेरी मूर्तियां कितनी बनवा दी, उनकी मूर्तियों पर माला तो वो भी पहना रहे हैं जो उनके विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं। इसलिए हम मूर्ति पर माला भी पहनाएंगे लेकिन उनके विचारों पर ताला नहीं लगने देंगे। उनके विचारों को गांव गांव पहुंचाएंगे, उनके विचारों को गांव गांव पहुंचा करके बाबा साहब के सपनों का भारत
फूले के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, मंडल के सपनों का भारत, लोहिया के सपनों का भारत और संविधान के सपनों का भारत बनाएंगे। आज ये संकल्प लेते हैं और आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लौटेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक मिलते रहेंगे जब तक हम अपना भारत बना नहीं लेते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार, जय ओबीसी और जय संविधान। इंकलाब जिंदाबाद।